नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने नव निर्वाचित विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। 26 मार्च को सपा के विधायक दल के नेता का चयन होना है। 21 मार्च को होने वाली इस बैठक को स्थगित किया गया है। तो 26 मार्च को सपा के प्रदेश कार्यालय में यह अहम बैठक होगी। हालांकि ये बैठक आज ही होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को स्थगित किया गया है। आरएलडी विधायकों की बैठक भी 26 मार्च को बुलाई गई है। 26 मार्च को आरएलडी प्रदेश कार्यालय पर भी बैठक होनी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरएलडी विधायकों की बैठक भी 26 मार्च को ही बुलाई गई है और सपा के जो विधायक हैं उनकी भी बैठक 26 मार्च को ही बुलाई गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो ये बैठक है उसे आज बुलाया गया था 21 मार्च को, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अब इस बैठक को 26 मार्च को बुलाया गया है और इससे पहले 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 26 मार्च को सपा की तरफ से यह अहम बैठक बुलाई गई है, नवनिर्वाचित विधायकों की यह अहम बैठक, और इसमें सीधे तौर पर नेता को चुना जाएगा। 26 मार्च को सपा के प्रदेश कार्यालय में यह अहम बैठक होनी है। हालांकि ये बैठक आज ही होनी थी, 21 मार्च को होनी थी ये बैठक, लेकिन फिलहाल इस बैठक को स्थगित करके अब 26 मार्च को ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही आरएलडी भी 26 मार्च को ही प्रदेश कार्यालय पर बैठक बुलाई गई है आरएलडी की तरफ से भी, जिसमें आरएलडी के सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो जुड़ेंगे। और वहीं अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। 24 मार्च को लखनऊ जाएंगे अमित शाह और रघुवर दास। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होनी है। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होगी और पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और रघुवर दास वहां मौजूद रहेंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। योगी को औपचारिक रूप से चुना जाएगा। हालांकि उनके नाम पर पहले ही सस्पेंस खत्म किया जा चुका है, लेकिन अब औपचारिकताएं जो हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है एक एक करके, क्योंकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। तो उससे पहले 24 मार्च को योगी को विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसके लिए अहम बैठक है। और इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही रघुवर दास भी इस अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 मार्च को लखनऊ जाएंगे अमित शाह और रघुवर दास। विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है। औपचारिकताएं होंगी और उसके बाद में 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में चल रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, प्रशासन कर रहा है। तमाम वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण भी इसका भेजा गया है और इस बड़े कार्यक्रम में मायावती भी मौजूद। मायावती को, साथ ही मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन सभी को निमंत्रण भेजा जाना है। तो 25 मार्च को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उससे पहले 24 मार्च को लखनऊ जाएंगे अमित शाह और रघुवर दास। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक लखनऊ में होनी है और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो लखनऊ के लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होनी है और इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे। 24 मार्च को ये विधायक दल की ये बैठक होगी, जिसमें औपचारिकताएं होंगी। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है। हालांकि मोहर पहले ही से ही उनके नाम पर लग चुकी है, लेकिन अब औपचारिकताएं पूरी करनी है, क्योंकि अगले दिन यानी कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह है मुख्यमंत्री का। तो उससे पहले, शपथ ग्रहण से पहले पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। और 25 तारीख की अगर बात करें तो एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हमें देखने को मिलेगा लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे और उसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में चल रही हैं। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा और इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी और प्रशासन लगातार कर रहा है। तो 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कई वीवीआईपी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी, साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम वीवीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे 25 तारीख को। और उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो तमाम औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 4 और एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी से छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व एमएलसी शैलेंद्र सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। कानपुर से
अविनाश सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। बस्ती क्षेत्रों से सुभाष यदुवंश को टिकट दिया गया और वहीं काशी क्षेत्रों से सुदामा पटेल को टिकट दिया गया है। और अब तक कुल मिलाकर 34 एमएलसी प्रत्याशियों को बीजेपी ने घोषित कर दिया है। और वहीं लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही हैं। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए 12 ब्लॉकों में पूरे स्टेडियम को बांटा गया है और हर ब्लॉक में 4 अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। कुल मिलाकर 12,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांट दिया गया है ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से वहां चलती रहे, किसी को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आराम से संपन्न हो बिना किसी वाद विवाद के। तो उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से वहां पर की जा रही हैं और भी भव्य इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वहीं शपथ को लेकर के यूपी बीजेपी ने एक लेटर जारी किया है और बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिला कार्यकारिणियों को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं और शपथ में हर क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता आएंगे। नेताओं को सूची तैयार करके लखनऊ भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। आने जाने की व्यवस्था पार्टी के नेताओं की तरफ से कराने के सीधे तौर पर निर्देश हैं। साधु संतों के साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो शपथ ग्रहण समारोह रखा जा रहा है 25 तारीख को और 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इकाना स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ जुटने की आशंका भी सीधे तौर पर जताई जा रही है। शपथ ग्रहण में तमाम लोग शामिल होंगे जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रत्येक जिला मुख्यालय और बाजारों में भी होर्डिंग लगाने के सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, आप लखनऊ में ही मौजूद है। इकाना स्टेडियम की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, अगर हम इकाना स्टेडियम की बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अंतिम रूप दिया जा रहा है। चीजों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन चीजों पर अंतिम दौर का काम चल रहा है। हालांकि अफसरों ने पहले ही, क्योंकि पहले की तारीख 21 थी, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से तैयारियां की थी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 70,000 कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांटा जा चुका है। हर ब्लॉक पर 2 पीसीएस और साथ ही साथ 2 वरिष्ठ पीसीएस और पीटीएस अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश शासन के आला अधिकारी हैं वो लगातार इस चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौसम के हिसाब से चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। 6 अंदर तैनात लगाए गए हैं। उन पांडास में अलग अलग लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही साथ किस ब्लॉक में कौन बैठेगा, मतलब विधायक होंगे उसमें या सांसद होंगे या अति विशिष्ट अतिथि होंगे, कहां पर विशिष्ट अतिथि होंगे, जो दूसरे प्रदेशों से मुख्यमंत्री आएंगे वो कहां पर बैठेंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर चीजें पूरी हो चुकी हैं। और अगर हम इकाना स्टेडियम तक पहुंचने की बात करें तो जो एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक जाने के लिए शहीद पथ है, कहीं ना कहीं उनके रास्तों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। जो उनकी लाइटें हैं उनको भी ठीक कर दिया गया। उसके अलावा जो सजावटी लाइटें हैं वो पूरे रास्ते पर लगाई जा रही हैं, जो कि इकाना से लेकर अमौसी एयरपोर्ट तक रहेंगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को व्यवस्थित कर लिया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और फाइनल रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अफसर कहीं ना कहीं चीजों को उस हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से बड़े पैमाने पर लोग पूरे भारत भर से यहाँ आएंगे और 70,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को पूरा किया जा रहा है। जी एसके वाजपेयी, इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी प्रदेश की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। आखिर क्या कुछ वो निर्देश हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनियन की तरफ से अपनी सभी जिला और मंडल इकाइयों, साथ ही साथ में जो सेक्टर अध्यक्ष हैं उनको एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके जिले में जो भी संभ्रांत लोग हैं, चाहे वो धर्माचार्य हो, धर्मगुरु हो या उसके अलावा जो बड़े पैमाने पर समाज सेवी हैं, डॉक्टर्स हैं या शिक्षाविद हैं, ऐसे लोगों को समारोह में बुलाया जाए और उनकी एक सूची बीजेपी प्रदेश कार्यालय को भेजी जाए ताकि उनके जो पासेस हैं वो निर्गत कर दिए जाएं। और साथ ही साथ में जो लोग यहाँ पर आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर वहां से निकले, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में पूजा पाठ करें अपने जिलों के मंदिरों पर। उसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के लिए रवाना हो। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर निर्देश यूपी बीजेपी की तरफ से अपने सभी जिला इकाइयों को जारी किए गए हैं और सूची भी मांगी गई है और कहीं ना कहीं चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी एसके वाजपेयी, इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश लगातार बीजेपी और प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जिसमें तमाम वीवीआईपी भी शामिल होंगे।
अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और साथ ही राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। और किन किन को निमंत्रण भेजा जाएगा? बिल्कुल, अगर हम निमंत्रण की बात करें तो जहां प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। उसके अलावा जो केंद्रीय कैबिनेट है, लगभग कैबिनेट के सभी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस आयोजन में बुलाया जाएगा, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर उसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो इन सभी प्रदेशों के, या गुजरात की बात करें, इन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बड़े पैमाने पर सांसद भी बुलाए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके वाजपेयी। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बरेली की, जहां पर बरेली में बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान महाराज सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए भी कहा कि मैं सपा के बारे में मैं नहीं जानता, सभी लोग मेरे साथ हैं। हमारा क्षेत्र बड़ा है, रामपुर और बरेली 2 जिले हैं और यहाँ के जो हमारे मतदाता हैं उसमें प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे नगर पालिका नगर पंचायतों के सभासद हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं टाउन एरियाज के, ऐसे सब लोग हैं। इनके साथ मजबूती से खड़ा होना और इनको सहयोग करना और ये सब लोग अच्छे से काम कर सकें, ये मेरी प्राथमिकता है। और बाकी जो नेतृत्व निर्देश देता रहेगा, चाहे वो जिले का संगठन हो, चाहे वो प्रदेश, क्षेत्र या राष्ट्रीय स्तर का, उसके अनुरूप मैं संघ का व्यक्ति रहा हूँ, उसी का प्राथमिकता है। वहीं बस्ती में सपा से संतोष कुमार सन्नी ने एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बस्ती सिद्धार्थ नगर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर के बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी ने विधान परिषद सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नरेंद्र भाटी ने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नामांकन दाखिल किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच रायबरेली से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बीजेपी और सपा प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। एमएलसी के लिए दोनों पार्टियों के नेता नामांकन करेंगे। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह और वहीं सपा से वीरेंद्र शंकर को उम्मीदवार बनाया गया है और दोनों ही प्रत्याशी अपना नामांकन करते हुए आज नजर आएंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह और सपा से वीरेंद्र शंकर अपना नामांकन करते हुए आज नजर आएंगे। तो एमएलसी के लिए दोनों पार्टियों के नेता आज नामांकन करेंगे और रायबरेली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। और वहीं गोरखपुर में सीएम योगी से मिले हैं व्यापारी संजय शाह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, व्यापारी शंभू शाह ने सीएम को चांदी का बुलडोजर भी गिफ्ट किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ को चांदी का बुलडोजर गिफ्ट किया गया है व्यापारी शंभू शाह की तरफ से और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो सीएम योगी से मुलाकात की है व्यापारी शंभू शाह ने और इस दौरान चांदी का बुलडोजर भेंट किया है योगी आदित्यनाथ को। गोरखपुर में ये मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चांदी का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं और काफी पसंद करते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान आज कर दिया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल जाएगा। बीजेपी कार्यालय में शाम 5 बजे विधायक दल की यह बैठक होनी है। उत्तराखंड के 5 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी इसमें मौजूद रहेंगी। दोपहर 3 बजे
देहरादून पहुंचेंगे और 23 मार्च को परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हालांकि नहीं किया गया है। तो उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, चर्चा में ये तमाम नाम इस वक्त चल रहे हैं। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज का नाम चल रहा है, अनिल बलूनी, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक, इन सभी का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में चल रहा है। और उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है पुष्कर सिंह धामी का। हालांकि पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो अपने ही सीट से चुनाव हार गए हैं, और वहीं सतपाल महाराज का व्यक्तित्व काफी बड़ा है, जिनका नाम इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। साथ ही चौबट्टाखाल से चुनाव जीत कर आए हैं महाराज, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में। धामी कैबिनेट में फिलहाल मंत्री हैं सतपाल महाराज, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर मुख्यमंत्री को लेकर मोहर लगाए। सतपाल महाराज 2 बार सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और इसलिए हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए महाराज को पूरा श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जैसा सीनियर और अनुभवी नेता कोई नहीं है। उत्तराखंड में भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अब वहीं वाराणसी से की बड़ी जानकारी, जहां पर 2 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। मनीष सिंह सोनू मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू को ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू को ढेर कर दिया गया है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिंह सोनू 2 लाख का इनामी बदमाश, जिसे पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। काफी लंबे समय से वो फरार चल रहा था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, लेकिन आज एक मुठभेड़ हुई और जिसमें उसको ढेर कर दिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वाराणसी से। 2 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया है। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में पुलिस को सफलता मिली। 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू को ढेर किया गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष सिंह ओझा जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? 2 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया है पुलिस की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि योगी सरकार शपथ ग्रहण के पहले ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, या ये कहा जाए कि अपराधियों को फिर से उनकी जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया कर रहा है। और ऐसा ही घटना आज बनारस के लोहता थाना अंतर्गत क्षेत्र में तब हुई जब पुलिस को सूचना मिली, और पुलिस के घेराबंदी में 2 लाख का इनामिया न केवल पकड़ा गया बल्कि उसे ढेर भी किया गया। समझा जा सकता है कि पुलिस की इस कार्रवाई पे पुलिस अधिकारियों में जहां जोश है, वहीं यदि दूसरी ओर देखा जाए तो शासन प्रशासन के निर्देश, या ये कहा जाए कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने में भी ये अग्रसर दिख रहे हैं। जी, और एडीजी एसटीएफ अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, एक 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू को पुलिस की तरफ से ढेर किया गया है। जी हाँ, अभी 15 मिनट पहले ही ये घटना हुई है। बनारस के लोहटा थाने के अंतर्गत, बनारस देहात के लोहटा थाने के अंतर्गत एसटीएफ ने इस इनामी को मार गिराया है। जी, इसके पास से एक 9mm कार्बाइन और 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है, और भारी संख्या में एमिनेशन भी बरामद हुए हैं। जी अमिताभ जी, कार्रवाई जारी है। जी अमिताभ जी, क्या उसके किसी साथी को भी अभी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? इसका पूरा एक गैंग है, पूरे गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। जी, फिलहाल इसका कोई और साथी नहीं मिल पाया। एक व्यक्ति इसके साथ मोटरसाइकिल पे था, जो मोटरसाइकिल लेकर भागने में सफल हो गया। जी, क्या पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की? जी हाँ। क्या ये कहा जाए कि योगी सरकार दोबारा आई है तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है? अपराधियों पर नकेल कसने का काम तो लगातार चल रहा था जी, इसमें कोई लेटअप नहीं हुआ है अभी, और हम लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, और आगे भी करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसटीएफ एडीजी अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लगातार अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, और जो साथी है बदमाश के, जो साथी है, जो उसका पूरा गिरोह है, जो गैंग है, उसके खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर पहले 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। हालांकि उस पर काफी लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी, और आज पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई जिसमें उसे ढेर कर दिया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं
वाराणसी से, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले 2 लाख के नामी बदमाश को ढेर किया गया है। और संतोष ओझा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। संतोष, अभी अमिताभ जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी जो पूरा गिरोह है, जो पूरा गैंग है, उसके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ की ये कार्रवाई निश्चित तौर पे अच्छी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि सोनू के ऊपर लगातार रंगदारी मांगने और अपहरण करने जैसे गंभीर मुकदमे थे और ये माना जाता है कि इसके गैंग में लगभग 23 से 24 ऐसे सक्रिय लोग हैं जो न केवल व्यापारियों को बल्कि उच्च वर्ग के लोगों को टारगेट करके जबरन या ये कहा जाए कि फोन पे वसूली का काम किया करते थे। ऐसा न करने पे वे उन्हें न केवल डराया करते थे बल्कि उनके साथ घटना अंजाम भी दिया करते थे। समझा जा सकता है कि लोटा वो इलाका है जो मिक्स बस्ती है और यही नहीं, बनारस का ये ग्रामीण इलाका है। इन इलाकों में इस ढंग के अपराधियों का पकड़ा जाना और मारा जाना निश्चित तौर पर इस बात का साबित करता है कि एसटीएफ से लगाए पुलिस बल न केवल सक्रियता दिखा रही है बल्कि अपराधियों के खिलाफ लगातार मुहिम को अपने आगे बढ़ा रही है। जी संतोष, अगर देखा जाए तो उसके गिरोह की भी लगातार तलाश की जा रही है और ऑपरेशन जो है, अभी जब अमिताभ जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन लगातार जारी है और उसके गिरोह के जो और भी अन्य सदस्य हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो कार्रवाई एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से किया ये प्रशंसनीय है, लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए तो पुलिस अधिकारियों से जब बात की गई, पुलिस अधिकारी अभी बोलने से बच रहे हैं। साफ साफ उनका कहना है कि ऑपरेशन चल रहा है और अभी हमें बड़ी सफलता की उम्मीद है। अब ये सफलता इनकी क्या बड़ी हो सकती है, किन चीजों पे इनकी नजरें हैं और क्या इनके पास और भी कुछ सूत्र हैं जिनको ये टटोल रहे हैं या उनके तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय की बात होगी, देखने की बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2 लाठी इनामी को भीड़ में मारा जाना अपने आप में एक बड़ी सफलता और दूसरी ओर यदि देखा जाए तो अपराधियों के लिए एक सीख सबक जैसी है कि उन्हें अपने हद में रहना होगा और प्रशासन के साथ या फिर जनता के साथ कुछ ढंग की जाति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने पर परिजनों ने महिला को 3 तलाक की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला को परिजनों ने मारपीट करके घर से भी निकाल दिया है। पिछले साल 2021 में पड़ोसी तैयब से उजमा ने प्रेम विवाह किया था और वहीं पीड़ित महिला ने केंद्रीय मंत्री की बहन फरहत नकवी की मदद से ये गुहार लगाई है। मामला बरादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया का बताया जा रहा है। ये कि तेरी 3 तलाक होगी। मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। किस प्रत्याशी को वोट दिया था आपने? जी मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने, ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए, तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे। ने मुझे आके बताया है कि उज़्मा का आरोप है कि उनके पति जो है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के। और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है।
वहीं गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया है। तो गाजियाबाद में ये मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाश की, जिसमें बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और फिलहाल उसे घायल अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। को सूचना मिली थी कि बंथला नहर पुलिया से निकलने वाला है। उसमें हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की थी। घेराबंदी के दौरान ही जब वो निकला, जब हम लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया हमारी टीमों ने, तो उसने जान मारने की नीयत से हमारी टीम पे फायर किया, जिसपे जवाबी फायरिंग में उस पर जब हमारी टीम ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हापुड़ में कार सवारों की हुड़दंगी का एक मामला इस वक्त सामने है और कार में सवार युवक जमकर हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हुड़दंग मचाने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। मामला थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी का बताया जा रहा है, जहां पर कार में हुड़दंग मचाते हुए ये कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हापुड़ के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब रायबरेली की, जहां पर दुकान पर सामान खरीदने गए युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और वहीं हमले में घायल युवक को आनंद फानन में सीएचसी ऊंचाहार भेजा गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव का बताया जा रहा है। कहाँ यही किससे पास फोन करवा रहे हैं, आप पास फोन करवा रहे हैं, तो फिर हम वहीं बुलंदशहर में युवक ने फावड़े से 5 किसानों को काटने का मामला सामने, और इतना ही नहीं राहगीरों को भी उसने निशाना बनाया और इलाज के बाद कई किसानों की मौत भी इसमें हो चुकी है। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब किसान खेतों में काम कर रहे थे तो उसी समय युवक ने फावड़े से उन पर हमला बोल दिया। एक महिला समेत 5 किसानों पर हमला किया गया। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के माजरा परवाना गांव का बताया जा रहा है। सिंह नाम है। हाँ। और एक का प्रेमपाल नाम है। हाँ। और प्रेमपाल जी घरवा लिए। हाँ। और एक नौरंग है जो मार रहा है, उसका क्या नाम है? उसका बल्लू। पिता का नाम दो राम सिंह। कितने पे हमला कर दिया आपको? हमला 3 पाली में। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह जी। बताओ क्या 3 पाली में मार दिए? 3 पाली में मार दिए। अच्छा, यहाँ क्या? हाँ, बम्बे पड़े। और यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ 4 मार दिए। यहाँ 4 मार दिए। हाँ। तेजपाल सिंह घायल है। तेजपाल सिंह घायल है। 5 लोग वो घायल है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।